ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। सेक्शन 137 contemplates 4 kinds of एग्जामिनेशन, 4 तरह की जो है परीक्षाओं को ये वर्णित करता है। पहला एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, देन री एग्जामिनेशन, एंड देन आफ्टर री क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर आपको याद आ रहा हो तो जब हम लोग सेक्शन 190 से आरपीसी पढ़ते हैं और हम लोगों से पूछा जाता है कि हाउ मेनी मैनर्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, तो हम लोग सेक्शन 190 का जो क्लॉज 1 है उसके नीचे ए बी सी उसी को काउंट कर लेते हैं और कह देते हैं साहब 3। लेकिन अगर देखा जाए कायदे से तो टोटल 4 मैनर्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। अगर आपको ए आर अंतुले केस दिमाग में आ रहा होगा तो ए आर अंतुले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर की कि क्लॉज 1 टू सेक्शन 190 प्रिस्क्राइब्स 4 मैनर्स फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन। जो उसका 191C है वो एक और तरीका प्रिस्क्राइब करता है, तो टोटल मिला के 4 हो जाते। एग्जैक्टली यहाँ भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग है 1937 सालग्राम वर्सेस एम्परर का केस, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 137 कंटेम्पलेट्स 4 काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन, 4 प्रकार के परीक्षाओं की बात करता है। तो सालग्राम का केस आप 137 पे आप रिफर कर सकते, उस पर डाल सकते। सर हाँ सर, जैसे आपने री एग्जामिनेशन में आपने बताया कि कोई अगर नया तथ्य वो निकलता है उसके लिए री क्रॉस एग्जामिनेशन होता है सर। तो मेरे बेरक में सर नोट्स में ये लिखा हुआ है कि वन कैन नॉट सप्लीमेंट एग्जामिनेशन इन चीफ बाय वे ऑफ अ री एग्जामिनेशन। सर ये केस का भी नाम लिखा हुआ है, पेन्नैयार वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, वो दूसरी चीज, ये दूसरी चीज। अब आप इसको यूं समझिए, री एग्जामिनेशन करता कौन? भाई सर आप, जो इनवाइट करता है। हाँ, तो अब आप मुझको ये बताइए कि क्या बिना आप एग्जामिनेशन ऑफ चीफ के कैन यू थ्रो द विटनेस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन? नो क्या सर। नहीं कर सकते ना? तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन जब होता है और एनी नई थ्योरी इज इंट्रोड्यूस्ड या एनी न्यू फैक्ट comes within the knowledge by cross examination, तो री एग्जामिनेशन वो पार्टी क्यों करती है? उसको एक्सप्लेन कराने के लिए करती है ना। पार्टी कॉलिंग द विटनेस, जो पार्टी विटनेस को कॉल कर रही है, अब मान लीजिए कि एग्जामिनेशन चीफ में ए मैटर इंट्रोड्यूस हुआ तो क्रॉस एग्जामिनेशन ए पर होगा, लेकिन ए से अगर बी मैटर भी अगर आ गया तो क्या बी मैटर पे एक्सप्लेन करने के लिए आप उस पार्टी को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे? देंगे ना।
उस पार्टी को मौका मिलना चाहिए ना कि ये जो भी फैक्ट जो है आया है थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन, तो री एग्जामिनेशन करके उसको आप एक्सप्लेन करेंगे ना। और जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे और उससे कोई नई फैक्ट, कोई नया फैक्ट इमर्ज हो गया, मान लीजिए सी नाम का फैक्ट इमर्ज हो गया, तो क्या वो जो है उसका री क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा? री एग्जामिनेशन इज जस्ट लाइक एग्जामिनेशन चीफ। आप दोनों पार्टी को बराबर का मौका दे रहे। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन से कोई नई चीज आई वो री एग्जामिनेशन से एक्सप्लेन होगी। री एग्जामिनेशन में उस फैक्ट को एक्सप्लेन करने में अगर किसी नए फैक्ट का अराइवल हो गया तो क्या उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा? क्रॉस एग्जामिन होगा ना। समझ रहे हैं शिवम? यस सर, समझ रहा हूँ, बट इसका सर इसमें पूरा नोट लिखा है, उसमें ये लिखा है पर्पस ऑफ री एग्जामिनेशन इज ओनली टू गेट क्लेरिफिकेशन ऑफ सम डाउट्स क्रिएटेड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, वन ठीक कैन है, नॉट सप्लीमेंट। हाँ ठीक है। जो डाउट है उस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए एग्जामिनेशन इज प्रिस्क्राइब्ड, लेकिन उससे अगर कोई नया फैक्ट इज अराइव्ड उसका क्या होगा? क्या उस पे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा? उस एविडेंस को अगर आपको सब्सटैंटिव एविडेंस बनाना है तो उसकी वेरासिटी टेस्ट होनी चाहिए ना, उसकी सत्यता प्रमाणित होनी चाहिए ना। और उसकी वेरासिटी कैसे प्रूफ होगी? यू हैव ओनली वन मैनर। आप उस नए अराइवल फैक्ट पे आप उसका जब तक क्रॉस एग्जामिनेशन उसका नहीं करेंगे तब तक उस फैक्ट की वेरासिटी बाहर नहीं आएगी। तो उसकी वेरासिटी भी तो जरूरी है। आपका पॉइंट दूसरा है, ये पॉइंट दूसरा है। क्लियर है आपको? यस सर। अब देखिए, अब इसमें एक चीज हम आपको पॉइंट आउट करने जा रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। जैसे मैंने कहा कि एग्जामिनेशन जो है वो एग्जामिनेशन आपका 3 तरीके का हो गया। एक एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। एक क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया और एक आपका री एग्जामिनेशन हो गया। री एग्जामिनेशन और एक फोर्थ अगर जरूरत पड़ी तो री क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। री क्रॉस एग्जामिनेशन सेक्शन 137। अब एग्जामिनेशन का ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होगा? पहले एग्जामिनेशन चीफ होगा कि पहले री एग्जामिनेशन होगा? अगर हम लोग 138 में आए, सेक्शन 138 में, शिवम उसका शुभम उसका 138 का पहला पैरा देखिए, देखिए तो वो ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करता है। 138 करता है ना। यस सर। यस सर। और जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंगली एग्जामिनेशन इन चीफ इज फर्स्ट। पहले एग्जामिनेशन चीफ होगा ना। यस सर। जी सर। और उसके बाद अगर आप देखिए तो जो सेकंड प्रेफरेंस है इज गिवन टू क्रॉस एग्जामिनेशन यस सर। इफ द एडवर्स पार्टी सो डिजायर्स, अगर विरोधी पक्षकार चाहे तो। और थर्ड जो है प्रेफरेंस इज गिवन टू री एग्जामिनेशन। जी सर।
ये 138 के फर्स्ट पैरा में है, दैट इज ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। एग्जामिनेशन चीफ इज फर्स्ट इन प्रायोरिटी, प्राथमिकता में सबसे पहले। बिना एग्जामिनेशन चीफ के विटनेस कैन नॉट बी थ्रोन फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन। हाँ, ये हो सकता है कि एग्जामिनेशन चीफ के बाद जब आप जो है अपोजिट पार्टी को इनवाइट करें कि नाउ विटनेस इज योर्स, तो हो सकता है कि एडवर्स पार्टी कहते हैं कि देयर इज नो नीड टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस ऑन दिस पॉइंट। तो इसका मतलब कि एग्जामिनेशन चीफ में जो कहा गया वो क्या कर लिया, आपने एडमिट कर लिया ना। अगर आप विटनेस को किसी फैक्ट पे एग्जामिन नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने उस फैक्ट को एडमिट कर लिया ना। जी सर, जी सर। अगर आप एडमिट नहीं करते तो आप कंटेस्ट करते, आपने कंटेस्ट किया नहीं, आपने विरोध किया नहीं, जबकि पार्टी कॉलिंग द विटनेस उसने आपको इनवाइट किया कि नो विटनेस इज योर्स, और आपने कहा कि नो, देयर इज नो नीड टू क्रॉस एग्जामिन। इट मींस कि जो फैक्ट इज गिवन इन द एग्जामिनेशन चीफ बाय द विटनेस इज एडमिटेड बाय द एडवर्स पार्टी, उसको एडवर्स पार्टी ने एडमिट कर लिया। और री एग्जामिनेशन इज थर्ड इन पोजीशन, ये आप देख ही रहे हैं। और अगर री एग्जामिनेशन से कोई नया फैक्ट का अराइवल हुआ तो फोर्थ जो है पोजीशन मिलेगी री क्रॉस एग्जामिनेशन को। अब किस तरह के क्वेश्चंस में भी पुट अप, किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन चीफ में, क्रॉस एग्जामिनेशन में, री एग्जामिनेशन में, री क्रॉस एग्जामिनेशन में। अगर आप इसको देखिए, अगर हम ये डायग्राम हटा दें एक मिनट के लिए और इसको वर्टिकल पोजीशन में लेके आए, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे एग्जामिनेशन इन चीफ कर दें और यहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन कर दें, यहाँ री एग्जामिनेशन कर दें, यहाँ क्रॉस री एग्जामिनेशन कर दें, तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ। और ये बात पैरा 1 सेक्शन 138 से आ रही। क्वेश्चंस क्या पुटअप होंगे अगर हमको इस पे जाना हो, इस पॉइंट पे अगर जाना हो, तो हमको 138 के पैरा 2 पे जाना पड़ेगा। और एग्जामिनेशन चीफ के लिए अगर आप देखिए कि जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, Related Must- with the relevant facts. मस्ट रिलेट टू द रेलेवेंट फैक्ट्स। सुसंगत तथ्यों से संबंधित होना चाहिए। मस्ट रिलेट, हम यहां मान लिख देते हैं मस्ट रिलेट टू रेलेवेंट फैक्ट्स। सुसंगत तथ्यों से संबंधित होना चाहिए। ये आपका पैरा 2 बता रहा है 138 130। अभी ध्यान दीजिएगा, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन का थोड़ा सा स्कोप वाइडन कर रहा है। स्कोप वाइडन हो रहा है क्रॉस एग्जामिनेशन का उसी सेकंड पैरा से। अगर श्रोता पढ़ लीजिए, बट द क्रॉस एग्जामिनेशन, Yes, sir. But the cross-examination need not to be confined to the facts to which the witness testified on his examination in chief. हाँ, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि
जो क्रॉस एग्जामिनेशन है मस्ट कन्फाइन टू द फैक्ट्स अपॉन विच विटनेस इज टेस्टिफाइड इन हिज एग्जामिनेशन शीट। क्रॉस एग्जामिनेशन का स्कोप और बड़ा हो सकता है। जो आपसे तथ्य एग्जामिनेशन शीट में आपने दिए हैं केवल वहीं तक संबंधित नहीं हो सकता है, उससे आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप री एग्जामिनेशन पे देखिए तो री एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा वो क्वेश्चन देखिए पैरा 3 में मेंशन, पैरा 3 में, पैरा 3 सेक्शन 138। और उस पैरा 3 में लिखा हुआ है कि इट शैल बी डायरेक्टेड टू एक्सप्लेन द मैटर्स referred to in a cross examination। तो जो मैटर रिफर्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, अ न्यू मैटर, उसका री एग्जामिनेशन होगा, वो वहीं तक कन्फाइंड होगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए। और जो मैंने आपसे कहा कि जो 137 है कंटेम्पलेट्स 4 काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन, आप देखिए इसका पैरा 3 खुद इस बात को एडमिट कर रहा है। कह रहा है कि इफ अ न्यू मैटर इज बाय द परमिशन ऑफ द कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द री एग्जामिनेशन, जो मैटर रिफर्ड है उसको एक्सप्लेन करने की, the adverse party may further cross-examine upon that matter। This concluding line indicates re-cross-examination। तो आप यूं समझ लीजिए कि 137 में 3 एग्जामिनेशन है और 138 का लास्ट, अगर आप पैरा का लास्ट लाइन अगर आप ले लीजिए तो वो जो है री क्रॉस एग्जामिनेशन की बात है। लेकिन कुछ बातें और बहुत खास आपको हम बता दें, ध्यान से सुनते रहिए इनको। एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। इसमें लीडिंग क्वेश्चन में आल्सो बी आस्क्ड, इसमें लीडिंग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगर आप सेक्शन 142 अगर आप देखिए 142 सूचक प्रश्न भी आ सकते। नॉर्मली जो लीडिंग क्वेश्चन है में ऑलवेज बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, ये 143 में देखिए ये नॉर्मली पूछा जाता है। तो क्या कैन लीडिंग क्वेश्चन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन चीफ और री एग्जामिनेशन? तो आपको 142 से पॉजिटिव रिप्लाई करनी चाहिए। और किस तरह के लीडिंग क्वेश्चंस में भी पुट अप, तो देखिए वहां पे 3 दिए होंगे। न्याय का देखिए वहां 3 दिए गए हैं 143 में 142 में। यस सर, हाँ पैरा 2 में है सर, पूरा रीड करें। नहीं, पैरा 2 ही पढ़ लीजिए। यस सर। Section 142, Para 2, the court shall permit leading questions as to matters which are introductory or undisputed, or which have, in its opinion, been already sufficiently proved. अब देख लीजिए, अनडिस्प्यूटेड क्वेश्चंस में भी पुट अप, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में भी पुट अप,
और कौन से क्वेश्चन में भी पुट अप, जो क्वेश्चन इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड, जो ऑलरेडी साबित हो चुकी है, जो प्रूव्ड फैक्ट, उन पर आपको लीडिंग क्वेश्चन पूछने की परमिशन दिया। थोड़ा सा और देख लीजिए, इसके अलावा देख लीजिए। मैंने कहा कि एज ए जनरल रूल लीडिंग क्वेश्चन shall always be asked in cross examination, ये 143 में। मान लीजिए कि आपने अपने विटनेस को कॉल किया and your witness is not desirous to tell the truth to the court, आपके फेवर की बात नहीं करता है, तो इसका मतलब कि आप अपने विटनेस को क्या करेंगे, होस्टाइल विटनेस डिक्लेयर कराएंगे 154 में। और जब अपने विटनेस को आप होस्टाइल विटनेस डिक्लेयर कराएंगे तो आप अपने विटनेस से यू कैन पुट ऑल द क्वेश्चन, आप वो सभी क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं विच आर परमिटेड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, जिनको पूछने की परमिशन क्रॉस एग्जामिनेशन। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कैन यू एग्जामिन क्रॉस एग्जामिन योर ओन विटनेस, क्या आप अपनी ही विटनेस की प्रति परीक्षा कर सकते हैं, व्हेन एंड हाउ। तो फिर आपको 154 में जाना पड़ेगा, अपने विटनेस को हॉस्टाइल डिक्लेयर कराना पड़ेगा। ओनली देन यू मे पुट ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर परमिटेड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, तभी वो सारे प्रश्न आप पूछ सकते हैं जिनको पूछने की इजाजत प्रति परीक्षा में। चलिए ये भी एरिया आप एक बार दिमाग में बैठाइए। फिर देखिए, जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है ये ऑलवेज एग्रेसिव होता है, एग्रेसिव, ये एग्रेसिव होता है। क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन का जो सोल पर्पज है, वो सोल पर्पज है टू चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस, साक्षी की विश्वसनीयता की परख, या आप यूं कह लीजिए कि न्यायालय को ये शो कराना कि विटनेस इज नॉट रिलायबल, इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ द विटनेस, साक्षी की विश्वसनीयता को अधिक्षिप्त करना। दिस इज द सोल पर्पज ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। तो अगर क्रॉस एग्जामिनेशन इज एग्रेसिव, मान लीजिए होता ही है, मान क्या लेना, होता ही है, तो डिस्कस द रूल्स which are mentioned in your act in order to protect you for aggressive cross examination, आक्रामक प्रतिरक्षा से संरक्षित करने के नियम आपके साक्ष्य अधिनियम में दिए गए हैं। डिस्कस दोज रूल्स विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स। क्या एग्रेसिव प्रतिपरीक्षा के विरुद्ध नियम प्रतिपादित किए गए हैं साक्षी को संरक्षित करने के लिए? जैसे ही ये क्वेश्चन पुटअप हुआ, आप ध्यान दीजिए, तुरंत उसी समय सेक्शन 146
148, section 149, section 150, 151, 152, 153 इतने सेक्शन तुरंत अराइज हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब दे दें कि जो एग्रेसिव क्रॉस एग्जामिनेशन है उसके विरुद्ध आपको जो प्रोटेक्शन है इज गिवन इन दीज सेक्शंस। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्यों भाई? Yes, sir. मतलब ये एरिया पढ़ते ही हम लोग यहां तक चले गए। जैसे ही क्रॉस एग्जामिनेशन को आपने टच किया और अगर आप अपने यूपी पीसीएसजी के अनसॉल्व पेपर को देख लीजिए अगर आप, तो जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो ट्रेंड वो ये है कि पूरा एग्जामिनेशन आपसे पूछ लेंगे, डिस्कस द एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन and the examination and examine their scope, what type of questions may be put up, what is the object behind these examinations। अब एक एक एग्जामिनेशन को आप अलग अलग डिस्कस, पहले एग्जामिनेशन चीफ को पुटअप करिए, उसकी मीनिंग बताइए, उसका ऑब्जेक्ट बताइए, फिर कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, क्या अपने ओन विटनेस को आप क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, इफ यस देन व्हेन। 154 को भी लेके आइए, 154 को, ऐसे ही क्रॉस एग्जामिनेशन की परिभाषा बताइए, उसका स्कोप बताइए, ऑब्जेक्ट बताइए, और एग्रेसिव क्रॉस एग्जामिनेशन के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शंस हैं उनको एक्सप्लेन करिए। तो जैसे मैंने कहा ना, जैसे आप क्रॉस एग्जामिनेशन पे पहुंचेंगे तो आप इधर के सारे एरियाज को कवर करें। उसके बीच में लीडिंग क्वेश्चन का जो बनता है टॉपिक 141 से 143, वो एक सेपरेट क्वेश्चन के रूप में पुट अप होता है। और जब आप सेक्शन 143 पढ़ते हैं तो 143 में लिखा हुआ है कि लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन एज ए जनरल रूल, क्योंकि जो लीडिंग क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्ट है वही क्रॉस एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्ट है, दोनों का ऑब्जेक्ट इज कॉमन। अब वहां पे एक क्वेश्चन और लगा, आप उठा के अनसॉल्व पेपर को देखिएगा कि क्या इन अदर मैटर्स लीडिंग क्वेश्चंस में भी आस्क्ड, क्या अन्य मामलों में भी सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप बहुत करेंगे, आप 142 को रेफर कर देंगे साहब, हाँ। तो वो ये नहीं पूछ रहा है कि किस एग्जामिनेशन में और पूछ सकते हैं, किन और मैटर्स में लीडिंग क्वेश्चंस में भी आस्क्ड। तब आपको 4-5 जो है एग्जाम्पल्स कोट करने पड़ते हैं, एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। और जो आप अपना टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उस टेक्स्ट बुक में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से आपको? या तो आपको ऐसी बुक उठाइए जो रेफरल बुक होती है, उनको आप पढ़ेंगे नहीं, मोटी मोटी बुक्स होती हैं, वहां से 5-6 पॉइंट्स हम निकालें। जहां जैसे मान लीजिए हम एक उठा रहे हैं पॉइंट कि वेयर द विटनेस इज ए चाइल्ड विटनेस, लीडिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा।
ये पहला सिचुएशन हो गया। दूसरा, where identity of any person or property is in question, जहां किसी व्यक्ति की शिनाख्त या संपत्ति की शिनाख्त प्रश्नगत हो। Where the witness refreshes his memory, जहां साक्षी अपनी स्मृति को ताजी करता हो। 3 हो गए। चौथा, where witness gives contradictory statements, जहां साक्षी अंतर्विरोधी कथन करता हो। 4 हो गए। जहां विटनेस इज डिक्लेयर्ड एज ए होस्टाइल विटनेस, जहां साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी के रूप में घोषित कर दिया गया हो। ये 5 मैटर्स ये आपको लिखने पड़े और इसका क्रेडिट गोज टू बिगमोर। एक ज्यूरिस्ट हैं बिगमोर, उनको ये क्रेडिट जाती। तो जो हम लोग यहां तक कर लेंगे तो लीडिंग क्वेश्चन पे जो भी क्वेश्चन आने वाला होगा आप उसको कवर कर लेंगे बड़े आराम से। तो ये एरिया है बहुत फर्टाइल जो आपको मैंने अभी बताया। अब इसमें कोई क्वेश्चन पुटअप करना हो तो मुझको बताइए, कुछ पूछना चाहते हो, क्योंकि कल से इसको हम राइटिंग वर्क में लेके आएंगे। कुछ पूछना चाहते हैं? किसी को कुछ पूछना हो? ज्योति क्लास में है? कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग कि हम टॉपिक फ्रेश से स्टार्ट करेंगे? हम ट्रस्ट वाले टॉपिक पे आ जाएं? यस सर। चलिए, एक टॉपिक कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रस्ट में, 3 रूल्स ऑफ सर्टेनिटी, 3 निश्चितताओं का नियम। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा हेडिंग बड़ा है और लंबा एरिया कवर अप करेगा। पार्टीज, ध्यान दीजिएगा, पार्टीज नेसेसरी टू द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रस्ट, न्यास के निर्माण हेतु आवश्यक पक्ष। अगर हम इसकी रीडिंग अभी कराएंगे आपको, एक हम देखिए इस तरह से मैंने डायग्राम बनाया है, अभी हमको मौका मिल गया था तो मैंने बना भी लिया था। पार्टीज नेसेसरी टू द फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रस्ट। ये आज हम लोग का लीडिंग टॉपिक है। न्यास के निर्माण हेतु आवश्यक पक्षकार। और अगर आप देखिए तो हमको 3 लोग चाहिए। एक हमको सेटलर चाहिए जो न्यास गठित करता है, फिर हमको ट्रस्टी चाहिए, न्यासी चाहिए,
और हमको बेनिफिशियरी चाहिए, बेनिफिशियरी जिसको हितग्राही कहते हैं। नॉर्मली यही होता है कि 3 पार्टीज होती हैं, कभी कभी बायलैटरल भी होता है। अब कौन सेटलर होगा, जिसको आपके ट्रस्ट एक्ट में आर्थर ऑफ द ट्रस्ट कहा गया है, न्यास गठित करने वाला कहा गया। अगर आप सेक्शन 3 का पैरा 2 देखेंगे तो ऑथर ऑफ द ट्रस्ट वहां डिफाइन है, वहां ट्रस्टी भी डिफाइन है, वहां बेनिफिशियरी भी डिफाइन, ये तीनों वहां डिफाइन। लेकिन हु कैन क्रिएट ए ट्रस्ट, न्यास का गठन कौन कर सकता है, हु कैन बी अपॉइंटेड एज ए ट्रस्टी, न्यासी कौन हो सकता है, हु कैन बी बेनिफिशियरी, हितग्राही कौन हो सकता है। अब ये जब चीजें हम लोग देखेंगे तो हम लोग सेक्शन 7 पे जाएंगे, ट्रस्टी के लिए सेक्शन 10 पे जाएंगे, और बेनिफिशियरी के लिए हम लोग सेक्शन 8 पर आएंगे। सर ऐसा ही कुछ 9 है, पे 9 पे जाएंगे जी बेनिफिशियरी के लिए। जी जी 8 में सर सब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट है। हाँ, 8 में सब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट, सही कह रहे हैं। तो सेक्शन 7 में हम लोग जो है ऑथर द ट्रस्ट को देखेंगे, है ना। जी सर। 7 में तो उसी को देखेंगे ना। यस सर, हु और मे क्रिएट द ट्रस्ट। हाँ, और 10 में ट्रस्टी को देखेंगे, जी और 9 में बेनिफिशियरी को देखेंगे, यही ना। यस सर। 7, 9, 10। तो अगर मान लीजिए 1 बाई 1 करके अगर एक एक को उठाते भी हम लोग हैं, एक एक पॉइंट को उठाते हैं, ये वाला एरिया बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जैसे मान लीजिए जो पहली पार्टी हमने उठाई, हमने उठाया जो है सेटलर, या आप यूं कहिए जिसको आप ऑथर ऑफ ट्रस्ट कहते हैं, ऑथर ऑफ ट्रस्ट, न्यास गठित करने वाला। जो पैरा 2 है सेक्शन 3, वो ऑथर ऑफ ट्रस्ट को डिफाइन करता है। ये ओ है, ध्यान दीजिए, ऑथर ऑफ ट्रस्ट। श्वेता उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगी, सिर्फ डेफिनेशन पढ़िएगा, यस सर। यहाँ इसकी यस डेफिनेशन। yes sir. The person who reposes or declares the confidence is called the author of the trust. हाँ, इज कॉल्ड ऑथर ऑफ द Trust. ट्रस्ट। अच्छा, अब देखिए, अगर हम लोग सेक्शन 7 पे अगर जाएं तो सेक्शन 7 इज डिवाइडेड इनटू ए एंड बी। Yes sir. ए बी में डिवाइडेड है ना। जी सर। और ये देखिए, ये जो ए है ये कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, Yes sir. संविदा की सक्षमता की बात कर रहा है, जी सर। कि जिसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होगा, संविदात्मक क्षमता होगी, वही पर्सन कैन क्रिएट द ट्रस्ट, Yes sir. वही व्यक्ति न्यास का गठन कर सकता है। अब यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का जो मतलब हम लोग फॉलो करेंगे, ये मतलब अगर आप सेक्शन 3 के लास्ट पैरा पे चली जाइए, लास्ट पैरा पर, तो देखिए उसमें लिखा हुआ है कि जो वर्ड्स यहाँ यूज किए गए हैं, नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट, इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किए गए हैं, वो अपनी मीनिंग वही डिराइव करेंगे जो मीनिंग इज गिवन बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए लिखा हुआ है Yes sir. लास्ट पैरा में। Yes sir. Yes sir.
तो कॉम्पिटेंसी टू कॉन्टेक्ट का मतलब ये हो गया कि आप सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वालिफिकेशंस को पूरी करिए। यू शुड बी मेजर, यू शुड बी पर्सन ऑफ साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। यही तो है ना। जी अगर सर। ये 3 चीज आप में है तो आप में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी है। तो जिस पर्सन में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होगी वो पर्सन इज empowered टू क्रिएट अ ट्रस्ट। वो व्यक्ति न्यास का गठन करने के लिए प्राधिकृत। और उसके ठीक कॉन्ट्ररी अगर ये बी वाले को देखिए तो बी वाले में माइनर को भी एम्पावर किया है। ये लिखा हुआ है ना। यस सर। लेकिन डायरेक्टली ही कैन नॉट क्रिएट। जी सर, बाय द कोर्ट परमिशन। नहीं 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 नहीं, वो तो कोर्ट परमिशन तो चाहिए चाहिए। अगर सेक्शन 7 का बी अगर आप देखिए तो सेक्शन 7 के बी में डायरेक्टली ही कैन नॉट क्रिएट अ ट्रस्ट। उसको क्या करना होगा, इस किसी के बिहाफ पे करना होगा ना। जी सर। वो जो ट्रस्ट है was created by someone on behalf of a minor। यस सर। और जो परमिशन है वो परमिशन should be obtained prior to creation of the trust। इस सिचुएशन में आपको अनुमति जो प्रिंसिपल कोर्ट है हैविंग ओरिजिनल जुरिडिक्शन उससे आपको प्रीवियस परमिशन लेनी पड़ेगी। तब माइनर के थ्रू भी ट्रस्ट क्रिएट किया जा सकता है। तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल मैटर नहीं। कंट्रोवर्सी तो क्रिएट होगी जब हम ट्रस्टीज पर आए, बेनिफिशरीज पर आए। ये इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है कि मान लीजिए कल को अगर पूछा गया कि हु कैन क्रिएट द ट्रस्ट, तो पहले हम ऑथर ऑफ द ट्रस्ट को डिफाइन करेंगे, फिर जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो क्वालिफिकेशन बताएंगे, फिर वहां एक क्वेश्चन डालेंगे कि कैन ट्रस्ट बी क्रिएटेड बाय अ माइनर। क्या न्यास का गठन अवयस्क के द्वारा किया जा सकता है। तो हम वहां पे लिखेंगे यस विद द परमिशन ऑफ अ प्रिंसिपल कोर्ट यानी सिविल कोर्ट हैविंग ओरिजिनल जुरिडिक्शन by or on behalf of a minor, trust may be created। ये देख रहे हैं ना आप लोग। जी सर। तो ये जो इसमें जो बी में जो लिखा हुआ है, इस बी में जरा पढ़िए बाई आर ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। इस वर्ड को जरा पढ़िए तो जरा। इस लाइन को पढ़िए, लास्ट वाली लाइन को। सुनैना आप ही पढ़ लीजिए जरा तो। Yes, sir. B, with the permission of a principal civil court of original jurisdiction by or on behalf of a minor. तो बाई इंडिकेट्स, ये बाई किसको इंडिकेट कर रहा है। कैन माइनर डू सो हिमसेल्फ। Yes, sir. He can do so through a competent qualified guardian। Yes, sir. दोनों situation. दोनों से कर सकता है। He may do so himself through a competent guardian, मतलब जो qualified है। But for this, permission of a principal court of original jurisdiction has got to be obtained। Has got to be obtained। ध्यान दीजिए, आपको
उस मूल न्यायालय के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय से आपको परमिशन लेनी होगी, और ये परमिशन मस्ट बी ऑब्टेन्ड बिफोर क्रिएशन ऑफ द ट्रस्ट एंड नॉट देयर आफ्टर, उसके पश्चात नहीं। इतनी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? बोलिए भाई। Yes, sir. जी ठीक। सर। अच्छा, अब ये देखिए, इसको भी एक बार समझ लीजिए। अब जैसे आ गया कि हु कैन बी ट्रस्टी, हु कैन बी ट्रस्टी, न्यासी कौन हो सकता है। तो उस ट्रस्टी की डेफिनेशन के लिए हम फिर वही सेक्शन 3 के पैरा 2 पे जाएंगे, वहां से इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। लेकिन जब हम सेक्शन 10 में आएंगे तो सेक्शन 10 को हमको करना ये होगा कि 10 को हमको 2 पॉइंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा सेक्शन 10, तभी हमको पता चलेगा कि हु कैन बी अपॉइंटेड एज ए ट्रस्टी। 2 पॉइंट्स को ब्रेक करेंगे, 2 पॉइंट्स वेयर ट्रस्ट इन्वॉल्व्स डिस्क्रिशन। देख रहे हैं ना आप लोग सेक्शन 10 को? तो जहां ट्रस्ट इन्वॉल्व्स डिस्क्रिशन, वहां देखिए ट्रस्टी से 2 क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है ना? क्यों सुने ना, 2 ही है कंडीशन ना। Yes, sir. वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, Capable of holding property होना चाहिए. यस, हाँ, एंड कैपेबल टू होल्ड द प्रॉपर्टी, और वेयर ट्रस्ट डज नॉट इन्वॉल्व डिस्कशन, वहां तो केवल हमको कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी चाहिए। लेकिन यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी चाहिए, कैपेबल ऑफ होल्डिंग दी प्रॉपर्टी चाहिए, ये हमको दोनों चाहिए। तो जब हम लोग सेक्शन 10 को पढ़ेंगे तो 10 को 2 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे कि वेयर ट्रस्ट इन्वॉल्व्स डिस्कशन, वेयर ट्रस्ट डज नॉट इन्वॉल्व डिस्कशन। वहां क्या क्वालिफिकेशन होगी, यहाँ क्या क्वालिफिकेशन होगी। जब इतना पॉइंट कर लेंगे तो फिर हम लोग ये लेके आएंगे कि हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड। अब यहाँ कैन के बाद कैन नॉट भी कर देंगे, हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड। और जहां हमने कहा कि हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड, तुरंत सेक्शन 60 आ जाएगा सामने, तुरंत सामने 60। और सेक्शन 60 का जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन अगर आप उसमें देखिए तो उसमें कुछ लोगों की लिस्ट लगी हुई, एटलीस्ट हमको लगता है 5 लोग तो होंगे उसमें। जा काउंट करके बता दीजिए, और बता भी दीजिए कौन कौन नहीं अपॉइंट हो सकता। Sir, पढ़ दे. हाँ, Yes, sir. सिर्फ Explanation. एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। हाँ। Yes, sir. Explanation 1. The following are not proper persons within the meaning of this section. A person domiciled abroad. Second, an alien enemy. Third, a person having an interest inconsistent with that of the beneficiary. हाँ, Fourth, a person in insolvent circumstances. And fifth, unless the personal law of the beneficiary allows, otherwise, a married woman and a minor. हाँ, देख लीजिए, अगर बेनिफिशियरी का पर्सनल लॉ अलाउ करेगा तभी मैरिड वुमेन और कोई माइनर ट्रस्टी हो सकता है। अगर उसका पर्सनल लॉ बेनिफिशियरी का नहीं अलाउ कर रहा है तो आप डिस्क्वालिफाइड, यू आर नॉट ए प्रॉपर ट्रस्टी। तो एज पर सेक्शन 60 ट्रस्टी क्या होना चाहिए, मस्ट बी प्रॉपर ट्रस्टी, उचित न्यासी होना चाहिए। उचित न्यासी कौन होगा,
जो आपके फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में कवर अप ना हो, वही क्या होगा, प्रॉपर ट्रस्टी। और जब आप सेक्शन 60 में जब जाएंगे तो 60 में केवल प्रॉपर ट्रस्टी की बात नहीं कर रहा है, देखिए दो चीजों की बात कर रहा है। वो प्रॉपर ट्रस्टीज की बात कर रहा है और प्रॉपर नंबर ऑफ ट्रस्टीज की बातचीत भी कर रहा है। अगर एक्सप्लेनेशन उसका 2 देखिए, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का कस्टडी का मैटर इन्वॉल्व है ट्रस्ट में, तो एटलीस्ट हाउ मेनी ट्रस्टीज आर रिक्वायर्ड? सर 2। कम से कम 2 चाहिए, कम से कम 2। ये भी आप लोगों को दिमाग में रखना है, जब इसको हम पढ़ाएंगे तो इसको हम लिखवाएंगे। जहाँ कस्टडी ऑफ मनी का मैटर इन्वॉल्व होगा, वहां एटलीस्ट 2 ट्रस्टीज आर रिक्वायर्ड। 2 साथ जो है न्यासी अपेक्षित। अच्छा, इसको भी 1 मिनट अगर छोड़िए आप, तो एक चीज और देखिए, यहाँ 60 तक अगर आप आ गए हैं तो एक चीज और वॉच करिए। वॉच ये करिए कि जो आपका सेक्शन 70 है, 70 जरा उसकी हेडिंग पढ़ लीजिए। ऑफिस ऑफ द ट्रस्टी हाउ टू बी वैकेटेड लिखा हुआ है। यस सर। और अगर आप जाइए तो वहां 2 तरीके दिए हुए हैं, उसका पद कैसे रिक्त होगा? सर डेथ और बाय डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑफिस। हाँ, बाय डिस्चार्ज, बाय डिस्चार्ज। और यहाँ बाय डेथ कर देते हैं, बाय डेथ। और जब डिस्चार्ज वाले मैटर पे जा रहे हैं तो देखिए डिस्चार्ज 2 ही तरीके से हो सकता है। बाय रिटायरमेंट हो सकता है, देखिए लिखा होगा 72 में, और बाय रिमूवल हो सकता है, बाय रिमूवल। ये देखिए 73 में लिखा होगा। यानी ट्रस्टी कितने तरीके से डिस्चार्ज हो सकता है? 2 तरीके से। बाय रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति के द्वारा। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आप देखेंगे तो 72 में मेंशन, सर 71 में। सॉरी हाँ 71 में देखिए मेंशन। और बाय रिमूवल 73 में ना? 72 सर। 72 है। अच्छा 72 कर लो, चलो इसको 72 कर लो। और देखिए जो इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज है, इफेक्ट इसका, वो इफेक्ट देखिए 75 में है। इफेक्ट जो प्रॉपर्टी आप में वेस्ट होगी वो आपको नेट ट्रस्टी को देनी होगी ना? सर Yes, सेक्शन sir. 76 में है ये। 75 पढ़िए, 75 क्या Yes, लिखा हुआ? 70. ये सर 75 में वेस्टिंग ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी इन न्यू ट्रस्टीज, ये है सर। हाँ, इफेक्ट है ना उसका। जी जी। तो आपको 70, 71, 72, 73, 75, 76 यहाँ तक जब आप पढ़ लेंगे तो जो भी ट्रस्टी के मैटर में क्वेश्चन अराइज होगा वो सारे क्वेश्चंस आपके खत्म हो जाएंगे। तो ये अप्रोच हम लोग को फॉलो करना है। और देखिए, अगर आप एक बात को अगर नोटिस करेंगे अभी आप, तो एक चीज देखिए बड़ी क्लियर होने जा रही है। जैसे अभी जब पढ़ा गया तो एक आ रहा था कि कैपेबल, कैपेबल ऑफ होल्डिंग दी प्रॉपर्टी।
होल्डिंग द प्रॉपर्टी। आप देखिए ये जो रिक्वायरमेंट है ये केवल ट्रस्टी से नहीं की गई, ये देखिए बेनिफिशियरी से भी की गई है। देख के बताइए। Yes, 9 में Yes, section sir. 9 में. Yes, sir. 9 में बेनिफिशियरी से यही बात कही गई है और जी। 10 में यही बात जो है ट्रस्टी से भी कही गई है। जब ट्रस्ट इन्वॉल्व्स डिस्क्रिशन, है ना, तो हम आपको नहीं लगता कि जो है अगर सिचुएशन है दोनों में, अगर कैपेबल ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी दोनों में लिखा हुआ है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि सेम पर्सन कैन बी ट्रस्टी एज वेल एज बेनिफिशियरी। एक ही व्यक्ति न्यासी और हितग्राही दोनों हो सकता है, नहीं लगता है आपको? बोलिए। भाई अगर देखिए दोनों में कैपेबल ऑफ होल्डिंग दी प्रॉपर्टी मेंशन है, जहां ट्रस्ट इन्वॉल्व्स डिस्क्रिशन वहां ये चाहिए हमको, तो ये नहीं लगता कि सेम पर्सन कैन बी ट्रस्टी एज वेल एज बेनिफिशियरी। सर उसको कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए होगा, कब चाहिए? जब सर ट्रस्टी उसको बनना होगा तो हम कहाँ कह रहे हैं माइनर? जरूरी एक बेनिफिशियरी माइनर हो? जरूरी है बेनिफिशियरी माइनर हो? वो कैपेबल ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। उसका कॉम्पिटेंसी से क्या लेना देना है? बोलिए। अगर ऐसा होता तो जो ट्रस्टी की जो सेक्शन 10 में जो क्राइटेरिया दिया गया, तो क्राइटेरिया 2 पॉइंट्स में क्यों डिवाइड होता? का एक बार कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी कहता, तो कहता कैपेबल ऑफ होल्डिंग दी प्रॉपर्टी, एक ही में नहीं कह देता कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी इंक्लूड्स कैपेबिलिटी ऑफ होल्डिंग दी प्रॉपर्टी आल्सो। दोनों को अलग अलग किया ना। हमारा सीधा सा क्वेश्चन ये है कि सेम क्वालिफिकेशन इज मेंशन फॉर बोथ, एक ही योग्यता दोनों में वर्णित, तो क्या हम इसका मतलब मान लें कि सेम पर्सन कैन बी ट्रस्टी एज वेल एज बेनिफिशियरी? सामने है आपके वेयर एक्ट, हम लोग वेयर एक्ट से हट के बात नहीं कर रहे हैं। बताइए। कुछ कहेंगे इस पर? सर हो सकता है, जब लैंग्वेज यही है कि दोनों पर्सन अगर क्वालिफाइड हैं तो हो सकता है सर कहीं। और आप एक चीज और देख लीजिए, एक बात और देखिए नविंदु, ये भी आप देख लीजिए कि बोथ आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द ऑब्लिगेशन। ट्रस्टी का अगर जो है आप देखिए सेक्शन 10 का सेकंड पैरा, तो ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट द ट्रस्ट। नो सर, नहीं लिखा नो हुआ है वन ना? इज, यस सर, नो वन इज बाउंड टू एक्सेप्ट द ट्रस्ट। और जरा बेनिफिशियरी के लिए देखिए 9 में जो उसका सेकंड पैरा है। हाँ, a proposed beneficiary may renounce his interest under the trust by disclaimer addressed to the trustee or by setting up with notice of the trust a claim inconsistent therewith. देख लीजिए, Yes, sir. both are not bound to accept the obligation unless and until obligation is accepted by them। जब तक कि उनके द्वारा ये बाध्यता स्वीकार न की जाए तब तक क्या ट्रस्ट क्रिएशन में आ सकता है?
नहीं सर। एग्जिस्टेंस में आ सकता है? नहीं आ सकता। इसीलिए हमने कहा कि जो ये टॉपिक आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इज ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अभी तो उस पे हम चाहते तो अभी आपसे 75 76 तक गए थे, हम 77 78 79 तक चले जाते इसी पॉइंट को लेकर, और एक क्वेश्चन और ले आते कि कैन ट्रस्ट बी फेल्ड विदाउट ट्रस्टी? क्या न्यास न्यासी के बिना विफल हो जाएगा? सेक्शन 59 ले आते। मान लिए ट्रस्टी अचानक मर गया, मान लिए ट्रस्टी इनकेपेबल, हटा दिया गया, तो क्या ट्रस्ट फेल हो जाएगा विदाउट ट्रस्टी? नहीं सर। नहीं होगा। कोर्ट मॉनिटर करेगी उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को। तो ये एरिया बहुत फर्टाइल है, इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि ये अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो समझिए कि जो सब्सटैंटिव लॉ का जो ट्रस्ट का जो पेपर है ना, उसको करने में आपको बहुत समय नहीं लगेगा। और बिहार वगैरह में तो ट्रस्ट का पेपर अगर आपने ले लिया, यही सब क्वेश्चन घूम फिर के आते। तो आज इसको इतना पढ़ लीजिए। कल आप लोग की क्लास हम फिर यही 11:30 बजे लगा दें, क्या कहते हैं? कल 11:30 बजे लगा दें। बोलिए, कल तैयार सर। हैं? जी सर। कि कल छठ का त्योहार है? सर कल नहीं है सर, 30 अच्छा, को है, परसों 31 को है। 30 एंड 31, जी मतलब कल परसों हम लोग पढ़ सकते हैं। जी जी सर। ठीक है, चलिए तो कल हम लोग जो है ये सारे पॉइंट्स जो है हम लोग क्या कहते हैं, जो आज डिस्कशन में हम लोग गए हैं, वो सारे पॉइंट्स हम